ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेशन नंबर 34 आज हमारा स्टार्ट होगा। बट बिफ़ोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, मैंने आपको जो हमारी डे 21 सेशन नंबर 21 पर चैप्टर हुआ था क्लास 6 या 7 के अंदर, यस 7 के अंदर, तो मैंने आप लोगों को ये वाला काम दिया था। ये ठीक हो गया जी, ये काम आपको मैंने दिया था और इसमें मैंने आपको कहा था कि आप ये सारे क्वेश्चन घर से करके आ जाएं और मुझे व्हाट्सएप पर भेजकर आप शो करवाएं। फिर आप लोगों में से बड़े ज़्यादा मैसेजेस मुझे आ गए थे और आपने कहा था कि ये क्वेश्चन अगेन आप समझाएं हमें। तो मैं आज की क्लास में आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। ये हैं प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चंस। आपको ये मैंने 4 क्वेश्चंस दिए थे। इसमें क्या करना था, पहले क्वेश्चन को आप देख लें। इफ़ 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 8 days, हाउ मैनी वर्कर्स आर नीडेड टू फिनिश द सेम प्रोजेक्ट इन 4 days। ठीक है जी, 5 बंदे हैं, कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट उनके हाथ में है। वो 5 बंदे वो प्रोजेक्ट 8 दिनों में ख़त्म करते हैं। ठीक हो गया, पहले क्वेश्चन को समझ लें। प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 5 बंदे 8 दिनों में एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें ये बताओ कि वही प्रोजेक्ट, वो कंस्ट्रक्शन सेम प्रोजेक्ट जो है वो 4 दिन में कितने बंदे, कितने वर्कर्स ख़त्म करेंगे। पहले तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। आपने डेटा एक्सट्रैक्शन पहले करना है। ठीक हो गया, तो डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले लिख लो कि आपके पास वर्कर्स कितने हैं। ठीक हो गया जी, वर्कर्स, ये वर्कर हो गए। और फिर आपके पास क्या बात हो रही है, डेज। रेशो इन दोनों के बीच में बन रहा है, वर्कर्स के बीच में और डेज के बीच में। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इस चीज़ को समझने की यहाँ पर आपने क्या करना है, समझने की चीज़ जो है वो यहाँ पर आएगी। 5 बंदे हैं, ठीक है जी, वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कितने टाइम में ख़त्म कर रहे थे, 8 दिनों के अंदर। अब आपको पूछ रहे हैं आपसे कि वो कितने बंदे होंगे। एक्स का मतलब अननाउन, वो बंदे हमने फाइंड करने हैं जो यही सेम प्रोजेक्ट 4 दिनों के अंदर ख़त्म करें। चले, ये डेटा एक्सट्रैक्शन तो हमने की। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ को पहचानना है और वो क्या है जी, हमने यहाँ पर रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करना है, रिलेशनशिप को हमने सर्च करना है। ठीक है जी, इनके बीच में जो रिलेशन है या तो डायरेक्ट रिलेशन होगा या फिर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा इनके बीच में। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं कि इनके अंदर, इन दोनों चीज़ों के अंदर, वर्कर्स और डेज के अंदर कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है या इनडायरेक्ट। इट मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो साथ में दूसरी क्वांटिटी भी सेम रेशो से ही बढ़ती है। अगर एक क्वांटिटी कम होती है, घटती है, तो साथ में दूसरी गिवन क्वांटिटी वो भी कम होती जाएगी। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसमें अगर एक साइड पर क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरे साइड पर क्वांटिटी घटती है। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगर एक साइड पर क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे साइड पर क्वांटिटी कम होती जाएगी। ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर आपने ये ताल्लुक़ कैसे फाइंड करना है, पहले आप जो नॉन वैल्यूज़ हैं उस साइड पे आ जाएं। यहाँ पर 8 गिवन है, ठीक हो गया जी, यहाँ पर 4 गिवन है। आप देख लो कि ये जो 4 है ये 8 से कम है। ठीक है जी, सो आपने यहाँ पर ऐसे एक एरो बनाना है, अपवर्ड एरो आपने बनाना है। क्या हो रहा है जी, एरो के टेल पर लिस्ट वैल्यू आपने नोट करवानी है और एरो का जो हेड है, जो सर है, वो आपने बड़ी वैल्यू की तरफ करना है। सो 4 कम था, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर 8 दिन थे वो नीचे 4 दिन हो गए, मतलब कम हो गए। यहाँ पर ये क्वांटिटी कम हो रही है। अब आपने इस साइड पर क्या करना है, इस साइड पर एरो आप कैसे लगाएंगे। इस साइड पर एरो लगाने का जो आसान तरीका है वो आपने इसी साइड को देखना है। देखिए, 5 बंदे एक काम
एक प्रोजेक्ट 8 दिन में करते हैं, ठीक हो गया। अब हमने दिन उनको कम कर दिए, कम दिनों में वो प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, तो जाहिर सी बात है हमारे साथ क्या सीन होगा, हमने बंदों की तादाद को बढ़ाना होगा। यानी अगर ये 5 बंदे हम कम कंसिडर कर लें, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, पर कुछ इस तरह का काम करेंगे कि हमारे साथ यहाँ वैल्यू ज़्यादा आ जाए। यानी इस साइड पर अगर 5 है तो यहाँ पर हमारे साथ वैल्यू 6, 7, 8 वट एवर जो भी आ जाए वो 5 या 5 से कम नहीं आनी चाहिए। अब आप देख लो यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप बन गया, ठीक है जी। एक वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ पर वैल्यू अगर बढ़ेगी, ठीक है जी, यानी x अगर 6, 7, 8 आएगा, बंदे अगर बढ़ेंगे तो दिन जाहिर सी बात है दिन कम लगेंगे। अब हमने दिन यहाँ पर कम ही लगाए हैं ना, 4 दिन हैं, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बंदे लाजमी सी बात है हमने बंदे बढ़ाने होंगे। सेम प्रोजेक्ट अगर हम चाहें कि यार कम दिन में यानी 4 दिन में हो जाए तो बंदों की तादाद को हमने बढ़ाना होगा। तो बस आपके साथ यहाँ पर रिलेशनशिप तो फाइंड हो गई है। देखें मैं थोड़ा सा इस चीज़ को हटा लूँ, ये डैशेस आपको कंफ्यूज ना कर दें, ठीक है जी। चलें, अब हमारे साथ रिलेशनशिप बन चुकी है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने ये काम करना है कि आपने इन प्रोपोर्शन का जो एक ताल्लुक बन गया उसको इस फॉर्म में लेके आना है। किस फॉर्म में, यहाँ आप देखें, मुझे आपने लिखना है एरो का जो टेल होगा उसके साथ जो वैल्यू होगी यानी 5, वो आपने ऐसे लिखनी है, डिवाइडेड बाय जो एरो के हेड पर वैल्यू है वो आपने यहाँ पर लगानी है। 5/x हमारे साथ यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। रेशो एरो के टेल के ऊपर जो वैल्यू है 4, वो आपने यहाँ से लिखनी है 4/8, ठीक है जी। एरो के हेड पर जो वैल्यू होगी वो आपने नीचे लगानी है। यहाँ पर x एरो के हेड पर था तो नीचे लिख लिया मैंने। यहाँ पर एरो का जो हेड है वो 8 के साथ था, देखें 8 के सामने, 8 के सामने हेड बन रहा है तो हमने 8 को नीचे लिख लिया। अब आसान हो गया। अब हमने क्या करना है, जस्ट आप इस रेशो में कंफ्यूज ना हो कि रेशो के साथ हम क्या करेंगे। इस रेशो का मतलब है इक्वलिटी, ठीक हो गया जी। अगर इनके बीच में आप इक्वल का साइन लगाएं तो डजेंट मैटर। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 के साथ x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, और 5 के साथ 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इट मीन्स 4x इक्वल्स 8 × 5। सो अब आपके साथ रिलेशनशिप आसान होती जा रही है, इक्वलिटी बनती जा रही है। 8 5 हमारे साथ वैल्यू क्या आएगी 40। अब x की वैल्यू के लिए आप क्या करें, 4 को बोथ साइड पर डिवाइड कर दें, 40 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ 4 4 कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 4 1 4 10 4 40, ठीक हो गया। तो आपके पास देखें x की वैल्यू जो रिक्वायर्ड थी x, अब अगर हम चाहें कि ये प्रोजेक्ट 4 दिन में हो जाए तो हमने x की वैल्यू को 10 करना होगा, हमने 10 बंदे हायर करने होंगे। अब हमारे साथ ताल्लुक क्या बनेगा, 5:8। 5 वर्कर्स एक प्रोजेक्ट 8 दिन में कर रहे थे तो 10 बंदे वो काम 4 दिन में कर सकेंगे। 5 वर्कर्स 8 दिन में वो प्रोजेक्ट ख़त्म कर रहे थे, 4 दिन में 10 बंदे होंगे तो 4 दिन में ये प्रोजेक्ट ख़त्म होगा। सो x की जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी 10 वो हमारे साथ आ चुकी है। ये था आसान सा तरीका। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुका होगा। चलें मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला वाइट बोर्ड थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ठीक हो गया जी, Alt 4। चलें अब जाते हैं अपने ओरिजिनल वाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि हमारे साथ दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा, हमारे साथ दूसरा क्वेश्चन है, ए कार ट्रेवल्स, एक कार है वो ट्रेवल कर रहा है 240 माइल्स इन 4 आवर्स।
देखिए एक कार है वो ट्रेवल कर रहा है 240 माइल्स के हिसाब से, तो 4 घंटे वो ले रहा है। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 6 आवर्स। अब आप बताएं कि 6 घंटों में वो कितने माइल्स का सफ़र करेगा, कितनी दूर जाएगा, अज्यूमिंग इट मेंटेन्स द सेम स्पीड। चलें इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आपको गिवन है, माइल्स और आवर्स, या आप कंसिडर कर लो डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, या फिर जो क्वेश्चन में गिवन है माइल्स एंड आवर्स, यही आप कंसिडर कर लो, यही आप अपने साथ ऐसे लिख लो। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप किन 2 चीज़ों के बीच में बन रही है? यहाँ पर जो रिलेशनशिप बन रहा है वो 2 चीज़ों के बीच में बन रहा है। एक है माइल्स का, ठीक हो गया जी, दूसरा हमारे साथ कौन सा है, आवर्स का, घंटों का। चलें अब आप देख लें, आप अंदाज़ा लगाएं, जब 4 घंटों के साथ माइल्स को हम देखें वो थे 240, यहाँ पर गिवन भी है देखें 240 माइल्स इन 4 आवर्स, ठीक हो गया जी। सो अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दो कि अगर घंटे बढ़ गए 6 घंटे तो वो कितने माइल्स का सफ़र करेगा। ये पहले आपने डेटा एक्सट्रैक्शन इस तरह से करना है। 240 माइल्स का सफ़र 4 घंटे ले रहा था, अब आप बताओ कि 6 घंटों में कितना सफ़र होगा, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। चलें इसमें पहले हमने इन्वर्स और डायरेक्ट का तरीका देखना है कि यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप बन रहा है या फिर डायरेक्ट बन रहा है। तो पहले मैंने आपको बताया यहाँ थोड़ा सा आप तवज्जो दें, और इस चीज़ में से जो नॉन वैल्यूज़ हैं 4 और 6, इसमें आप एक काम करें, यहाँ पर छोटी वैल्यू है तो आप एक ऐसा एरो बना दो, बड़ी वैल्यू की तरफ आ जाओ। घंटे बढ़ रहे हैं, ठीक हो गया जी। सो एरो का जो दुम है, जो टेल है, उसके ऊपर आपने छोटी वैल्यू को लिखना है। 4 छोटा है और 6 बड़ा है। यहाँ पर 4 आवर्स थे, यहाँ पर 6 आवर्स थे, तो एक एरो तो हमने बना दिया। अब यहाँ पर एरो बनाने का तरीका है जो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि इसी साइड को देखकर आपने यहाँ पर एरो लगाना है। देखें 4 घंटों में एक गाड़ी सफ़र कर रही थी, वो 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर कर रही थी, ठीक हो गया जी। अब अगर वो उसी स्पीड के साथ जाएगी और 6 घंटे लेगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो 240 से ज़्यादा दूर जाएगी। 240 माइल्स के बाद मज़ीद उसके माइल्स होंगे, वो मज़ीद माइल्स का सफ़र करेगी। इट मीन्स कि ये 204 छोटी रहेगी और x की वैल्यू जो आएगी वो बड़ी होती जाएगी, वो बड़ी वैल्यू होगी। यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है जी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या हो गया, एक क्वांटिटी बढ़ रही है। देखिए 4 आवर्स से बाद 6 आवर्स की तरफ चली गई तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है 240 से x की तरफ। वो अब क्या वैल्यू है वो अब हम निकालेंगे इन एरोस की मदद से। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। एरो के हेड पर कौन सी वैल्यू है 240, सो आप लिख लो 240 डिवाइडेड बाय एरो का जो टेल था, दुम थी, उस पर 240, तो 240 आपने ऊपर लिखना है। एरो के हेड पर जो वैल्यू है वो आपने नीचे लिखनी है। अब आप यहाँ एक काम करो, एरो के टेल पर जो वैल्यू है वो 4 ऊपर लिख लो और एरो के हेड यानी सर के ऊपर जो वैल्यू है वो नीचे लिख लो। आसान हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा, 240 इंटू 6 मल्टीप्लाई होगा। सो 4x को एज इट इज़ रहने दें और 240 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर दें। चलें 240 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 zeros are 0, 6 4s are 24, 2 कैरी हो गया, 2 6 are 12, 12 प्लस 2 हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, 6 2s are 12, 12 13 14। ये हमारे साथ आंसर आ गया इसका 1414।
अब x के लिए आपने क्या करना है, 4 इस साइड पर ट्रांसफ़र करिए, बोथ साइड पर डिवाइड करें, तो आपके पास x की वैल्यू कैसे बनेगी, 1440 डिवाइडेड बाय 4, राइट। सो इस चीज़ को आप डिवाइड कर दो, आप इस चीज़ को डिवाइड कर दो। सो जब हम 14, यहाँ कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ ताकि जल्दी हम इसको कर दें, कैंसलेशन हो सकती है, मैं जल्दी करना चाहता हूँ। अगर हम किस चीज़ को 1440 को डिवाइड कर दें 4 के ऊपर, तो हमारे साथ वैल्यू आएगी 360। यहाँ पर आप x की वैल्यू 360 लगा लो। इसका मतलब क्या हो गया, देखें 4 घंटे थे उसमें वो गाड़ी सफ़र कर रही थी, तो 240 मील का फ़ासला उसने तय किया, ठीक हो गया जी। अब उसने 6 घंटे का टाइम लिया, मतलब आपको कहा कि 6 घंटे अगर वो सफ़र करे तो जाहिर सी बात है मीलों की तादाद बढ़ेगी, ज़्यादा मील दूर जाएगी। यहाँ पहले 240 था, अब x की वैल्यू 360 आ रही है, तो आपके पास रिलेशन कैसे बनेगा, 240 मील का सफ़र उसने 4 घंटे में किया, तो 6 घंटों के अंदर वो 360 का सफ़र करेगी वो गाड़ी। ये थी आपका जो फाइनल प्रोपोर्शन, ठीक हो गया, वो बन गया। सो आपके साथ x की वैल्यू 360 आ गई। ये आपको होम टास्क मैंने दिया था, जिसमें बड़े बंदों को कन्फ्यूजन थे, उन्होंने यहाँ पर ताल्लुक़ सही नहीं बनाया था, इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर जस्ट कैलकुलेशन का काम है, मेन काम यहाँ पर है। बुनियादी काम, पहले आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर लो, फिर ये एरोज़ सही से लगा लो और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप थोड़ा सा फाइंड कर लो, देख लो, आसान हो जाएगा। चले थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए सर्टन टास्क इज़ कंप्लीटेड बाय 6 वर्कर्स इन 10 आवर्स। 6 बंदे 10 घंटों में एक काम करते हैं, कोई भी काम है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 15 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क। अब यही काम 15 बंदे कितने वक्त में करेंगे। अब यहाँ पर हमने पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर हम बाद में देखेंगे कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या बन रहा है। चलें पहले लिख लेते हैं। देखें, वर्कर्स और आर्स के बीच में झगड़ा है। रिलेशनशिप प्रोपोर्शन किन दो चीज़ों के ऊपर है, वर्कर्स के ऊपर और आर्स के ऊपर। चलें, वर्कर्स कितने हैं यहाँ पर देखें, वर्कर्स हमारे साथ, वर्कर्स 6 वर्कर्स 10 आवर्स। सो 6 वर्कर्स एक काम 10 आवर्स में करते हैं। अब आप बता दो कि 15 वर्कर्स, बंदे बढ़ गए, 15 वर्कर्स वही काम कितने घंटों में करेंगे। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा फिक्र और गौर करना है कि पहले रिलेशनशिप क्या बनेगा। नॉन वैल्यूज़ की तरफ आ जाएं, नॉन वैल्यूज़ की तरफ रिलेशनशिप को फाइंड कर ले। देखें, आपके पास यहाँ 6 है और यहाँ 15 है, एरो आपके साथ ऐसे बनेगा, टेल के ऊपर छोटी वैल्यू और हेड के ऊपर बड़ी वैल्यू। अब आप देख लो, 6 बंदे एक काम 10 घंटों में कर रहे हैं, हमने बंदे बढ़ा दिए तो वही काम जाहिर सी बात है कम वक्त लेगा, क्योंकि हमने बंदे बढ़ा दिए। देखें, आपको मैंने एक पेज दिया कि इसको रंग करें, इसको फिल करें, रंग दें। मैंने आपको मज़ीद, आपने उसके ऊपर 2 मिनट का टाइम लिया, मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बंदा दे दिया, बंदों की तादाद मैंने बढ़ा दी, ठीक है। मैंने आपको कहा कि इसी पेज को अब दोनों बंदे मिलकर फिल कर लो, कलर कर लो, तो जाहिर सी बात है टाइम हमारे पास पहले 2 मिनट लग रहा था, अब हो सकता है 5 सेकंड का टाइम लग जाए, या फिर हो सकता है 1 मिनट का टाइम लग जाए। सो अगर आप यहाँ देख लो, 6 वर्कर्स से हम चले गए 15 वर्कर्स की तरफ, बंदे हमने बढ़ा दिए। इसका मतलब ये है कि टाइम हमारे पास, यानी आवर्स हमारे पास
कम लगेंगे। तो यहाँ पर कैसे एरो बनाएंगे आप, हेड के ऊपर जो नॉन वैल्यू है वो तो मतलब अब यहाँ पर x की वैल्यू कम आएगी, बस ये काम था। यहाँ पर रिलेशनशिप कौन सा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो टाइम आपके साथ कम होता जाएगा, ठीक है जी। वो प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म होगा, वो काम, वो टास्क जल्दी ख़त्म होगा बंदों की तादाद बढ़ाने से। चलें अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। 6/15, 6/15 क्यों लिखा, टेल के ऊपर 6 है, हेड के ऊपर 15 है, तो टेल के ऊपर जो वैल्यू होगी वो ऊपर होगी। इक्वल्स या रेशो, हेड टेल के ऊपर x है तो x आपने ऊपर लिखना है और 10 आपने नीचे लिखना है, ठीक हो गया जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 15x इज इक्वल टू 10 × 6। 15x को आप एज इट इज़ लिख लो, 10 और 6 को पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है जी। सो 10 6 हमारे साथ आंसर आएगा 60। सो 15x इक्वल्स 60। अब आप क्या कर लो, x की वैल्यू के लिए 15 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो। सो 60 डिवाइड बाई 15 विच विल रिज़ल्ट इन 15 1s are 15 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। सो अब आप देख लो, x की वैल्यू पहले 10 थी, अब x की वैल्यू क्या बन रही है, 4। मतलब बंदे बढ़ाने से वो टास्क सिर्फ़ और सिर्फ 4 घंटों में होगा। 6 बंदे 10 घंटों में कर रहे थे, 6 बंदे 10 घंटों में कर रहे थे। अब हमने क्या किया, बंदों की तादाद 15 कर ली, तो अब 4 घंटे का टाइम लेगा। रिक्वायर्ड सोल्यूशन x की वैल्यू। चलिए अब आखिरी जो क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। इफ़ इट टेक्स 8 machines 6 hours to produce a batch of products, how many hours will it take for 12 machines to produce the same batch? देखिए आपको कह रहे हैं अगर 8 मशीनें, ठीक है जी, प्रोडक्ट की एक बेच 6 घंटों में बनाते हैं, ठीक है जी। 8 मशीनें हैं, 6 घंटों में कुछ काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट का बेच बनाते हैं। आप बताओ अगर 8 से मशीनों की तादाद 12 हो गई तो फिर सेम बेच कितने घंटों में बनेगा। आपके साथ दो चीज़ें हैं, मशीन और आर्स। मशीन और आर्स यहाँ पर आप अपने लिए सिंप्लीफाई कर दो। रेशो किन दो चीज़ों के ऊपर है, मशीन्स एंड आर्स के ऊपर रेशो बन रही है। आप बता दो आपको गिवन क्या है। गिवन ये है कि अगर मशीनों की तादाद 8 है तो आर्स कितने लग रहे हैं, 6 आर्स लग रहे हैं। अब हमने क्या किया, अगर मशीनें 12 होंगी तो आप बता दो सेम बेच जो प्रोडक्ट का बनेगा वो कितने टाइम में बनेगा, कितने घंटे लेगा। सो अब आप यहाँ पर नॉन वैल्यूज़ की तरफ आ जाएं, 8 और 12 की तरफ। देखें 8 बढ़ रहा है, 12 की तरफ जा रहा है। सो एरो के हेड टेल पर 8 और हेड पर 12, यानी हमने मशीनों की तादाद बढ़ा दी। अब अगर हम मशीनों की तादाद बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे साथ कम घंटे लगेंगे। 8 मशीन एक काम 6 घंटों में करते हैं, ठीक है जी। तो 12 मशीनें, जाहिर सी बात है हमारे साथ वो काम x की वैल्यू हम जो फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास छोटी होगी। भाई मशीनें बढ़ चुकी हैं तो टाइम लाजमी सी बात है कम लगेगा। सो हेड के ऊपर 6 आएगा और टेल के ऊपर x की वैल्यू आएगी। चलें अब इस चीज़ को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें कैलकुलेशन के लिए। सो 8/12, 8 टेल पर था और 12 हमारे पास हेड पर था। सो 8/12 इक्वल्स x हमारे पास टेल के ऊपर है, सो x आप ऊपर लिख लो, ठीक हो गया जी। x आप ऊपर लिख लो डिवाइडेड बाय 6। चलें अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 12 × x इक्वल्स 8 × 6। सो आपके पास 12x के लिए 6 8s are 48 आएगा। सो 12x इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइड बाय 12। 12 and 12 विल कैंसिल ईच अदर। x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 12 1s are 12 and 12 4s are
84, सॉरी यहाँ पर आपने 4 की वैल्यू लगानी है। सो x की वैल्यू आपके साथ देखें, 8 मशीनें प्रोडक्ट का बैच 6 घंटों में बना रही थी, 12 मशीनें 4 घंटे का टाइम लेगी। सो ये x की वैल्यू आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। x इज इक्वल टू 4 आपका आंसर है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आई थिंक आप सबको ये समझ आ चुका है। मैं इस टास्क को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और अब हम जाते हैं अपने प्रॉपर क्लास की तरफ। ओके जी, तो अब आते हैं अपने प्रॉपर क्लास की तरफ, जो कि है हमारे पास सेशन नंबर 34। ठीक हो गया जी, सेशन नंबर 34। और उसके अलावा हमारे साथ क्या है जी, मैथमेटिक्स क्लास 7 लास्ट चैप्टर हम आज डील करेंगे। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये लास्ट चैप्टर बिल्कुल भी ना करूं, जस्ट रिकॉल कर दूं, क्योंकि क्लास 6 में ये सारे यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स होने जा रहे हैं इस वाले सेशन के अंदर, यानी क्या है जी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का चैप्टर है। और इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर वही चीज़ें मीन, सेकंड नंबर मोड, थर्ड नंबर मीडियन और फोर्थ नंबर हमारे पास मीन, मोड, मीडियन। इसके अलावा दूसरा हमारे पास है एवरेज। सो इसमें ये एवरेज और मीन जो है ये तो दोनों सेम है। ठीक है, जस्ट मोड और मीडियन आपने करना है इसमें, और वही क्वेश्चन आपने करने हैं जो क्लास 6 में मैं सारा करवा चुका हूँ। ये सारा काम क्लास 6 में हम डिटेल में कर चुके हैं। अगर कोई देखना चाहता है तो वहाँ के क्वेश्चन, वो वाली वीडियोस क्लास 6 में गिवन है लास्ट चैप्टर का, वो आप देख लो। ठीक है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर रिकॉल की मकसद से, ताकि आप लोग समझ लो, थ्योरी वगैरह समझ लो, बाकी क्वेश्चन आप इसके ऊपर कर सकते हैं। देखें, मीन, पहले तो आप इस टर्म को ज़रा पढ़ लें कि प्रोबेबिलिटी असल में होती क्या है। क्या जी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहते हैं लाइकलीहुड को या चांस को। प्रोबेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ द लाइकलीहुड दैट अ स्पेसिफिक इवेंट विल अकर। कोई स्पेसिफिक इवेंट, कोई काम होगा, वो चांस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अंदर हम डील करते हैं। और एक्सप्रेस्ड एज अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। 0 के केस में क्या मतलब होगा कि यार इस इवेंट के कोई चांसेस नहीं है, इम्पॉसिबल है। सो 0 प्रोबेबिलिटी में इम्पॉसिबिलिटी को रेफ़र करता है। और 1, 0 और 1 के बीच में गेम होगा। 1 का मतलब क्या होगा कि यस देयर आर चांसेस। ठीक है, सर्टेनिटी को शो करता है, प्रोबेबिलिटी को शो करता है। सो आप यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे समझ लो कि लाइकलीहुड, ठीक हो गया जी, लाइकलीहुड दैट अ स्पेसिफिक इवेंट विल अकर। ठीक हो गया। और बिटवीन 0 एंड 1, ये एक नई बात है। इसका मतलब ये है कि 0 के केस में इम्पॉसिबिलिटी की बात होगी। यानी उस इवेंट के चांसेस क्या होंगे, 0 होंगे। इम्पॉसिबिलिटी 0 की वजह से हम समझेंगे। 1 का मतलब क्या होगा कि इंडिकेट्स सर्टेनिटी, यानी सर्टेनिटी। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है उसके कोई चांसेस नहीं होंगे, और सर्टेनिटी का मतलब है उस इवेंट की जो आपसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी में, उसके चांसेस हैं 1 के केस में। ठीक हो गया जी। सो ये आप थोड़ा सा आपको थ्योरी मैंने पढ़ा दी, इस पर डिटेल में क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी
ऑफ एन इवेंट, इसके ऊपर डिटेल में क्लास 6 के अंदर वीडियो पड़ी है, आपको लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो आप देख लो, प्रोबेबिलिटी आप वहाँ से समझ जाओगे। चलें अब जंप करते हैं। इसके अंदर जो मज़ीद टर्म्स हैं, किसी ने मुझे ये नहीं कहना कि ये अगेन हमें करवा दें, नहीं भाई, ये क्लास 6 में डिटेल में कर चुका हूँ। 6 यानी शशम क्लास में डिटेल में ये काम हम कर चुके हैं। ये 7 में अगेन आ चुका है, तो अब 7 में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। जस्ट नए बंदों के लिए यहाँ पर मैं रिवीजन, या आपके लिए रिवीजन, उनके लिए एक नया टॉपिक है, तो वो वीडियो वहाँ से देख लें। ये थ्योरी भी वहाँ पर कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने पढ़ा दी थी, और यहाँ पर अब जो टर्म्स होने जा रहे हैं वो भी मैंने वहाँ पर डिटेल में पढ़ा दिए थे। मीन अब क्या होता है? मीन हमारे साथ होता है भाई द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज कैलकुलेटेड बाय समिंग द वैल्यूज एंड डिवाइडिंग बाय देयर टोटल नंबर। यानी मीन और एवरेज दोनों सेम है। ठीक हो गया जी। द एवरेज, मीन का मतलब है द एवरेज ऑफ ए डेटा सेट या सेट ऑफ वैल्यूज समझ लो, एंड कैलकुलेटेड देम, कैलकुलेटेड बाय summing them and dividing them by the total number। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर करता हूँ। अगर आपको आ जाए, लेट सपोज 1 2 3 4 5, ये एक डेटा सेट आपको गिवन है, आपको कहते हैं इसका मीन निकाल के दो। सो मीन का फॉर्मूला ये है, x इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइड बाय n। सम ऑफ x का मतलब ही है इन सब को आप ऐड कर दें, ऐसे 5 यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सब को आप आपस में ऐड कर दें। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 14 15, तो आपके पास 15 आ गया। सो सम ऑफ x में यहाँ 15 पुट कर दें। अब ये टोटल डेटा सेट में वैल्यूज़ कितनी है? कैलकुलेटेड बाय समिंग देम। समिंग देम ये काम हमने कर लिया, इनको सम कर लिया। अब डिवाइडिंग देम बाय द टोटल नंबर, टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, तो 5 के ऊपर डिवाइड कर दे। 15/5 से आपके पास आंसर क्या आएगा? 5 कैंसिल, यहाँ पर 3 आ जाएगा। सो इसका जो एवरेज है या मीन है वो 3 है। ये काम आपने करना है। इन पर आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, अच्छा क्लास 7 में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट है, ठीक है जी, पाई चार्ट या पाई ग्राफ, वो इजी है, उसको ना छेड़े, वो एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंस नहीं रखते। जस्ट डेफिनेशन पढ़ लें कि ग्राफ किस चीज़ को बोलते हैं, पाई चार्ट किस चीज़ को बोलते हैं। बुक में छोटे छोटे डेफिनेशंस गिवन हैं, और मैं आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर पाई चार्ट या ग्राफ या हिस्टोग्राम किस चीज़ को बोलते हैं, उनके डेफिनेशन आप पढ़ लो। बाकी एमसीक्यूज़ के हवाले से ये इंपॉर्टेंस नहीं रखते। बड़े बड़े टेबल गिवन है और उनके अंदर आपको कहते हैं कि इनका मीन, मोड, मीडियन फाइंड करके दो। सो मीन यहाँ पर मैंने पढ़ा दिया। अब जाते हैं मोड की तरफ। मैं दूसरे स्लाइड की तरफ जंप करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब जाते हैं मोड की तरफ। किस चीज़ की तरफ? मोड की तरफ। The value that appears most frequently in a set of data, इसका मतलब ये हो गया कि मोस्ट फ्रीक्वेंट जो वैल्यू होगी,
वो हमारे पास क्या होगा जी, किसी भी डेटा सेट का मॉड होगा। लेट सपोज आपको गिवन है 1 3 5 3 6 3 4 3, इस तरह का एक डेटा सेट गिवन होगा। आपको अगर कोई पूछ ले कि इसमें मोड क्या है, फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है, बार बार आने वाली, 3 3 3 3, सो 3 हमारे पास इसका मोड है। मोड हमारे पास कौन सा है जी, 3। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी इसकी है 1 2 3 4 टाइम्स आ चुकी है ये वैल्यू। सो ये इसका मोड हो गया। चले जी, अब एक दूसरे टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं, मीडियन के ऊपर। मीडियन में डिटेल में समझा चुका हूँ, आप अगर नहीं समझते तो यहाँ से अगेन समझ लो। मीडियन बोलते हैं द मिडल वैल्यू इन अ डेटा सेट व्हेन इट इज़ अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। द मिडल वैल्यू ऑफ ए डेटा सेट, एक डेटा सेट है, उसके अंदर जो दरमियान की वैल्यू होगी उसको मोड कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर एक ख्याल आपने करना है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर को छोड़ दें। आपने असेंडिंग ऑर्डर में, लेट सपोज आपके पास कोई डेटा सेट है 5 4 3 2 1, ये एक डेटा सेट है। आपसे कोई पूछ ले कि इसका मीडियन बता दो, आपने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, 1 2 3 4 5। इसकी मिडल वैल्यू को आप फाइंड करके दो, मिडल वैल्यू को आप फाइंड करके दो। ठीक है जी। सो दरमियान की वैल्यू कौन सी है, देखें यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 है, फिर 4 5। सो दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है, 3 है। अगर आपको एक ऐसा डेटा सेट आ जाए जिसमें दरमियान में, लेट सपोज अगर ऐसा आ जाए 1 2 3 3 5, ऐसे आ जाए, देखिए अब यहाँ पर दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ भी 3 है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इन दोनों को ऐड करना है, 3 + 3 डिवाइड बाय 2। सो 3 3 जार 3 और 3 ऐड हो के क्या देगा, 6 डिवाइड बाय 2। 6 डिवाइड बाय 2 से यहाँ पर अगेन 3 आ गया। सो इसका मतलब है जो थर्ड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू 1 2 3, थर्ड वैल्यू इसका मीडियन है। इसका अपना एक फॉर्मूला भी है, मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला बुक से देखकर आपके सामने लिखता भी हूँ। अच्छा, इस मोड को थोड़ा सा समझ लें। मैं आपके सामने मोड के लिए 2 फार्मूलाज लिखता हूँ, इन टर्म्स ऑफ इवन एंड इन टर्म्स ऑफ ओड। अगर डेटा सेट में जो वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो इवन हो तब मोड आप कैसे निकालेंगे, सॉरी मीडियन आप कैसे निकालेंगे। अगर उसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तब कैसे, और जब ऑड हो तब आप कैसे निकालेंगे। देखें, आपके पास यहाँ पर एक डेटा सेट होगा, कोई भी डेटा सेट आपको यहाँ पर ऐसे गिवन होगा। ठीक हो गया जी। आपसे पूछेंगे इसका मोड फाइंड करके दो, क्या, नहीं सॉरी, मीडियन इसका फाइंड करके दो। मीडियन की बात हो रही है, आपको कहेंगे इसका मीडियन फाइंड करके दो। मीडियन क्या होगा, आप देखें यहाँ पर डेटा सेट में, लेट सपोज डेटा सेट में आपके पास 6 वैल्यूज़ हैं। कितनी, लेट सपोज ये एक टर्म है, डेटा सेट है 1 2 3 4 5 6। इस डेटा सेट में देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं, 6 टर्म्स हैं, 6 वैल्यूज़ हैं। आप देख लो कि ये 6 इवन है या ओड है। इवन है, राइट। जब नंबर ऑफ टर्म्स यानी इफ n इज इवन, तब हमारे पास मीडियन का कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए,
तब हमारे पास मीडियन के लिए फार्मूला इस तरह लगेगा। ये मैं क्लास 6 में नहीं पढ़ा चुका, इसे यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। चलें, n डिवाइडेड बाई 2, टोटल नंबर गिन ले, 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये मीडियन होगा आपके साथ। अब इस डेटा सेट के लिए इवन चूंकि है तो इसके लिए मीडियन फाइंड करते हैं। देखिए मीडियन इसका कैसे फाइंड होगा। n डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये जब इवन होगा तब ऐसे फाइंड करेंगे, जब इवन होगा तब ये फार्मूला लगेगा। ऑड के लिए आसान है, बहुत इजी है। देखें यहाँ पर क्या होगा, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 6 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 से क्या आएगा, डायरेक्टली लिख लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2 से हमारे पास आएगा 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 से हमारे पास आंसर आएगा 3 प्लस 1, यहाँ से 4 आएगा। 4 और 3 डिवाइड बाई 2, 4 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो 7 डिवाइड बाई 2 आता है। अब आप 7 डिवाइड बाई 2 कर लो, क्या 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5। ठीक है जी, इस डेटा सेट का मीडियन जो है 3.5 है। क्या है, 3.5। मीडियन की डेफिनेशन क्या थी, मीडियन की डेफिनेशन हमारे पास थी, चले मैं देख लेता हूं, द मिडिल वैल्यू इन अ डेटा सेट व्हेन इट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें मिडिल वैल्यू डायरेक्टली आपने नहीं निकालना, बस ये फार्मूला यहाँ मुझसे समझ लो। जब डेटा सेट इवन होगा, नंबर ऑफ टर्म्स उसके अंदर इवन होंगे, तब आपने ये फार्मूला लगाना है और इस फार्मूला से आपने वैल्यू निकालनी है। चले एक ऑड के केस में करते हैं। ऑड, लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यूज़ हैं 22, 24, 55, राइट। और चलें ये हो गया, 3 वैल्यूज़ हैं, ये एक डेटा सेट है। क्या है जी, डेटा सेट है। हमसे किसी ने पूछा कि इसका मीडियन फाइंड करके दो, आप इसको थोड़ा सा गिन लो। ठीक है जी, 1 2 3, n हमारे पास क्या है, 3 है, विच इज़ ऑड। अगर ये चीज़ मैं क्लास 6 में नहीं पढ़ा चुका, मुझे याद नहीं, आई थिंक मैंने नहीं पढ़ाया, यहाँ से समझ लो, कोई मुश्किल नहीं है, हमारा काम है तैयारी करना। चलें अब आप एक काम करें, इसके लिए मीडियन का फॉर्मूला कैसे लगेगा, मीडियन इक्वल्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ TH लाजमी लगाना है। TH का मतलब क्या है, यहाँ भी TH, यहाँ भी TH, यहाँ भी TH, यहाँ भी TH और इसके साथ भी TH आपने लगाना है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 और 4 के बीच में जितनी वैल्यूज़ हैं 3.5, उनमें से इसकी मीडियन होगी, यानी इस डेटा सेट का जो मिडिल नंबर है वो 3.5 है, ना तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके बीच में यहाँ पर वो नंबर लाई करता है। सो 3 और 4 के बीच में 3.1 से लेकर 3.9 अप टू 4, यानी 3.1 से लेकर 4 के दरमियान ये जो 3.5 है ये इसका मीडियन है इवन के केस में। अब ओड के केस में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, TH का मतलब है कि टर्म। सो अब इसके लिए यहाँ पर क्या करो, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो। n की वैल्यू क्या है, 3 है, सो 3 प्लस 1
डिवाइडेड बाय 2 TH। अब 3 + 1 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। सो आप 4 डिवाइड बाय 2 जब करते हैं, यहाँ आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच में जो मिडिल टर्म है वो तो लाजमी सी बात है यहाँ नज़र आ रही थी, लेकिन जब लार्ज डेटा सेट होगा तब उसमें हम नहीं फाइंड कर सकते। तब हम क्या करेंगे, n+1 डिवाइड बाय 2 इन केस ऑफ ऑड नंबर। सो इन केस ऑफ ऑड हम ये फार्मूला लगाएंगे, ये मीडियन का काम है। बस जी हो गया। अब आपको एक छोटा सा फार्मूला दूसरा बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी को आप कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कहे कि प्रोबेबिलिटी निकाल लो इसकी, किसी स्पेसिफिक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। सो आप वो कैसे निकालेंगे, देखें। प्रोबेबिलिटी का आसान सा फार्मूला है, क्लास 6 में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे निकलेगा, देखें। इसका फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ फेवरेबल डिज़ायर आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब जो आपकी डिज़ायर्ड आउटकम है, फेवरेबल या डिज़ायर्ड आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, total number of possible outcomes। यहाँ इस चैप्टर में मीडियन के लिए ये दो फार्मूलाज थोड़े से नए थे, जो कि मेरी गलती थी, क्लास 6 में मैंने नहीं पढ़ाया, या मैं ख़ुद नहीं समझा या मुझसे स्किप हो गया था। बट ये काम आपने करना है। वहाँ थोड़े से बेसिक किस्म के क्वेश्चन थे मीडियन के ऊपर, तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, उनमें आसानी से मीडियन निकल आ रहा था। यहाँ पर ये फार्मूला क्यों हमने यूज़ किया, क्योंकि इस के एक्सरसाइजेस के अंदर कुछ लार्ज डेटा सेट्स गिवन है। सो आप लार्ज डेटा सेट के लिए जस्ट n को नोटिफाई कर दो कि अगर वो, ये मैं मीडियन की बात कर रहा हूँ, बाकी मोड तो इजी है। मोड में आप मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू देख लो, जो बार बार आ रही हो वो आपका मोड होगा। मीन में आप क्या करो, सबको सम कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स वो कर दो। और एवरेज में भी वही काम कि सबको सम किया, नंबर के ऊपर डिवाइड किया। फ़र्ज़ करें सबको सम किया तो 140 आ गया, और नंबर्स को हमने गिन लिया कि टर्म्स हमारे पास 5 हैं, तो 140 डिवाइड बाय 5, वो एवरेज और मीन सेम हो गया। मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हो गई। मीडियन के केस में जब डेटा सेट के टर्म्स यानी n ऑड होंगे, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे मीडियन के लिए, n+1 डिवाइड बाय 2 TH, यानी इससे जो टर्म निकलेगा वो टर्म उसके बीच में मीडियन होगा। जब n हमारे पास इवन हो, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे जी, ये ऑड का हो गया। इवन का फार्मूला ये होगा n डिवाइड बाय 2 TH प्लस n डिवाइड बाय 2 प्लस 1 TH डिवाइडेड बाय 2। ये दो फार्मूलाज आप आसान तरीके से समझ लो। ये मीडियन का इस तरह से होगा। इवन के केस में मीडियन इस फार्मूले से निकालेंगे, और ऑड के केस में मीडियन हम इस फार्मूले से निकालेंगे। बस जी यही तक था। और प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला मैंने आपको इस पर क्लास 6 में क्वेश्चंस किए हुए हैं, वो वीडियो पड़ी होगी। आप क्लास 6 वाली कोर्स की जो वीडियोस हैं वो निकाल लो, और वहाँ से प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स किए हुए हैं। कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स किए हुए हैं वो जस्ट वहाँ से क्लास 6 से देख लो आराम से, ठीक है जी, आराम से वहाँ से देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी आज की क्लास का यही टारगेट था कि वो होमवर्क आपको करवा दूं, जिसके बारे में मोहम्मद आदिल और 2-3 बंदे और भी थे जिनको नहीं क्लियर था, जिन्होंने मुझे सबमिट किए थे, गलत सबमिट किए थे, तो वो मैंने कर दिए। और ये चैप्टर मेरा ये था कि मैं बिल्कुल ना पढ़ाऊँ, लेकिन नए बंदे थे बीच में,
तो उनके लिए चैप्टर की जस्ट थ्योरी जो थी वो पढ़ा दी। बाकी ये ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम वगैरह आपने बिल्कुल टच नहीं करना, जस्ट इनके डेफिनेशन पढ़ लो। अदरवाइज़ मैं एक काम कर लूँगा, जैसे मैंने आज ट्रायंगल का एक फ़ाइल आपको भेजा इमेज की शक्ल में, इसका भी ग्राफ का, हिस्टोग्राम का, पाई चार्ट का एक PDF या फिर इसका एक इमेज बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो आप देख लेना, इनकी डेफिनेशन को समझ लेना। बाकी MCQs के हवाले से दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हो चुकी हैं, यहाँ पर थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी। बाकी क्लास 6 की वीडियोस में जाकर ये सब कुछ अपने लिए देख लो, आपको इजी हो जाएगा। सो कल इंशाल्लाह सेशन नंबर कौन सा, सेशन नंबर 35 में हम कल इंशाल्लाह ताला क्लास 8 की तरफ जंप करेंगे और क्लास 8 का जो फर्स्ट यूनिट है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। बाकी क्लास 7 में बेशुमार चैप्टर्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, 13 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ये जो इसका लास्ट चैप्टर है वो क्लास 6 की वीडियोस में आप लाजमी देखना, बार बार कह रहा हूँ, क्लास 6 में वो आप लाजमी देख लेना, ताकि आपको यहाँ जो चैप्टर है वो वहीं से क्लियर हो जाए। यहाँ भी आसान है। बाकी क्लास 8 में भी अगेन प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आएगा, वहीं पर अगर कुछ एडवांस हुआ, जैसे ये फार्मूला आज आपको पढ़ा दिया, वो वहाँ पर पढ़ लेंगे क्लास 8 में, जब प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आएगा वो यहाँ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो कल इंशाल्लाह आपसे सेशन नंबर 35 में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।